फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। 12 अक्टूबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाती है। एम्स के स्टडी और डॉक्टर के मुताबिक ये बीमारी या इससे ग्रसित होने वाले लोग भारत में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण यहाँ का खान पान और लोगों की लाइफस्टाइल है। साथ ही साथ प्रदूषण भी आर्थराइटिस के मरीजों की संख्या बढ़ाने में अहम योगदान देता है। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के मौके पर एम्स के डॉक्टरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक तरफ इस बीमारी से जुड़ी समस्या के बारे में बताया, साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया गया कि समय रहते अगर सही इलाज लोग करें तो इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। देखिए, पिछले 2-3 डिकेड से ये नोट किया जा रहा है कि जो रोमेटोलॉजिकल इलनेसेस हैं, यानी कि जोड़ों से संबंधित जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं, और जितने स्टडीज़ अवेलेबल हैं उसके मुताबिक ये देखा गया है कि जो इनका प्रेवलेंस है वो दुगने से ज़्यादा हो गया है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं इन बीमारियों के बढ़ने पे। एक इंडियन स्टडी के मुताबिक जो इनका प्रेवलेंस है वो 7% से लेके 23% तक है, और एक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ स्टडी आई थी, उसके मुताबिक जो पेनफुल मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं वहाँ इसका प्रेवलेंस 32% देखा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका बर्डन कितना ज़्यादा है। इंडिया में कोई बहुत कहना चाहिए कि लार्जर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ नहीं हुए हैं, क्योंकि वो होनी बाकी है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। अगर जो आमतौर पे कहा जाए तो सिम्टम्स क्या है, देखिए, अगर हम बात करें रोमेटोलॉजिकल इलनेसेस, अगर हम बात करें गठिया की बीमारियों के लक्षणों की, तो जोड़ों में सूजन आना, लालिमा आ जाना, काम काज करने में जोड़ों में दर्द होना, सुबह जब सो के उठते हैं तो जकड़न हो सकती है जोड़ों में जो कि 30 मिनट से ज़्यादा तक लास्ट करती है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी जो जोड़ों की बीमारियां हैं वो सिर्फ जोड़ों तक ही नहीं रहती, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें हो सकता है आँखों में लालिमा आ जाए, आँखों में जो आंसू हैं वो सूख जाए, मुंह में सूखापन आने लगे, या फिर उठने बैठने में जो परेशानी मसल वीकनेस की वजह से हो, शरीर पे लाल चकत्ते आ जाएं। किसी लेडी में रिकरेंट अबॉर्शंस हो सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन डेथ यानी कि बच्चे की डेथ हो सकती है जन्म होने से पहले, और सर्दियों में जो हाथ हैं उनका रंग बदलना, जैसे सफ़ेद, लाल, नीले रंग का हो जाना, उसे हम रेनॉल्ड्स फिनोमेना कह देते हैं। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन सी बीमारी है, कौन से प्रकार का गठिया है। सांस फूलने लगना, मुंह से खून आ जाना, किसी की किडनी फेल हो जाना, दौरे आ जाना, तो आप समझ सकते हैं कि कितने इसके वाइड स्प्रेड मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसके रिस्क फैक्टर की, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं वो तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हैं जो कि 60% रोल प्ले करते हैं उन पे हमारा कंट्रोल है। और उसमें वो फैक्टर्स आते हैं जैसे कि कोई स्मोकर है, टोबैको कंजम्पशन, एयर पोल्यूशन, PM 2.5 पार्टिकल्स जो हैं उनको भी माना गया है कि वो गठिया यानी कि बहुत सारे और दूसरे ऑटो इम्यून डिजीज़ेस कर सकते हैं। इसके अलावा रिकरेंट इन्फेक्शंस, अगर किसी को बार बार वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, किसी को कोई मेलिग्नेंसी है यानी कि कैंसर है, उसमें भी गठिया हो सकता है। कुछ दवाएं हैं जो गठिया कर सकती हैं, और बहुत सारे और फैक्टर्स जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ेस होने का ख़तरा बढ़ा देते हैं, जैसे कि किसी को वायरल इन्फेक्शन जैसे होना, रिकरेंट हो रहे हैं, और अभी कोविड होके हटा है तो उसके बाद भी ये बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। पाया कि इन लोगों का डिजीज एक्टिविटी स्कोर, डिजीज सेवेरिटी काफ़ी कम हो गया। तो जो जैसे मैम ने बताया कि इनका होता है कि इनको बहुत सूजन, दर्द है, डिफॉर्मिटी है, और फिर दूसरे अंगों को भी इफेक्ट करता है, जैसे कि फेफड़ों को, लंग को, हार्ट को, स्किन को, आइज को। तो हमने सारे पैरामीटर्स प्री इंटरवेंशन और पोस्ट योगा इंटरवेंशन स्टडी किए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जब मैं योग बोल रही हूँ इससे आसन भी आते हैं, प्राणायाम भी आता है और ध्यान भी आता है। ये एक हम लोग सोचते हैं कि जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो योग कर नहीं पाएंगे, वो उनके लिए डिफिकल्ट होगा। तो हम जो पेशेंट को योगासना कराते हैं वो पेशेंट की जितनी भी लिमिटेशंस को मद्देनजर में उनको सूक्ष्म व्यायाम कराए जाते हैं, जिनसे राइट फ्रॉम द नेक, शोल्डर, सारे जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जाती है, एंड धीरे धीरे दूसरे आसन कराए जाते हैं।
तो जैसे जैसे रेंज ऑफ मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उनका रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ता है। और ये देखा है बैलेंस बढ़ता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन उनके जॉइंट्स में बढ़ता है। फिर उससे उनका टोन और स्ट्रेंथ ऑफ मसल बढ़ता है, धीरे धीरे वो दूसरे आसन भी कर पाते हैं। तो जब पहले एम इज़ कि हम उनको ये सूक्ष्म व्यायाम कराएं। उसके बाद और आसन लाए जाते हैं, जैसे कि जब वो लोग ये करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, धीरे धीरे जितनी भी उनकी क्षमता हो उतना ही करते हैं, धीरे धीरे उनका रेंज और उनका बेटर हो जाता है। तो हमने ये पाया कि उनकी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। फिर जब प्राणायाम के जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम है, और उनको कहा जाता है कि हमारे सामने भी करो, 1-1 घंटे का हमारा यहाँ ये कोर्स होता है, जो हफ्ते में 5 दिन कराते हैं, ओवर 8 वीक्स। तो फिर ये घर पे भी जाके करें, तो उसमें हमने देखा उससे इन्फ्लेमेशन बहुत कम होता है। जैसे कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें बॉडी की जो इन्फ्लेमेशन है, वो एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। नॉर्मली जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो माइक्रोब्स को फाइट करता है, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को फाइट करता है। इसमें बॉडी का जो इम्यून मैकेनिज्म है, अपने टिश्यू को ही डैमेज करना शुरू कर देता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन को, और फिर बोन में इरोजन्स होते हैं, जिसके कारण बोन में डिफॉर्मिटी आती है, पेन आता है। तो हमने देखा जब हम ये आसन करते हैं और फिर प्राणायाम से फिर ध्यान की तरफ जाते हैं, तो इन्फ्लेमेशन बहुत कम हो जाता है।